गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरवा। हरे भरे खेत, बरगद के पुराने दरख्त और मिट्टी के घरों की कतारें। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा किसान, बल्दियो काका। 60 बरस की उम्र, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में अब भी वही चमक जो जवानी में हिल चलाते वक्त हुआ करती थी। बल्दियो काका के पास 20 बीघा जरखेज जमीन थी। यही जमीन उनके बाप दादा की निशानी थी, यही उनकी पूरी दुनिया थी। बीवी साउतरी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसके बाद बल्दियो काका ने अकेले ही अपने 4 बेटों को पाला, रामू, श्यामू, मोहन और सूरज। चारों बेटे जवान हो चुके थे, मगर एक भी खेत में हाथ नहीं लगाता था। रामू सबसे बड़ा, दिन रात ताश की बाजी में उलझा रहता। श्यामू को नींद इतनी प्यारी थी कि सूरज सर पर आ जाए तब भी चारपाई नहीं छोड़ता। मोहन शहर के चक्कर काटता, हमेशा किसी न किसी जुगाड़ में लगा रहता जो कभी पूरा नहीं होता। और सबसे छोटा सूरज, वो बस इधर उधर की गप्पें हाँकने और बहाने बनाने में उस्ताद था। एक सुबह खेत की मेड़ पर खड़े बल्दियो काका आसमान की तरफ देख रहे थे। बादल घर आए थे, बारिश का मौसम था और खेत जूतने का वक्त निकला जा रहा था। उन्होंने घर की तरफ आवाज लगाई, रामो, श्यामो, मोहन, सूरज, बाहर निकलो, बारिश आने वाली है, खेत जूतना है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बल्दियो काका ने दोबारा पुकारा, तीसरी बार पुकारा। आखिर में रामू आंखें मिलते हुए दरवाजे पर आया। बापू, अभी थोड़ी देर और सोने दो ना। रात को बड़ी देर तक ताश खेलता रहा, नींद पूरी नहीं हुई। ताश? तुझे रात दिन ताश की पड़ी है और बाप खेत में अकेला मरता है। तेरे भाई कहाँ हैं? श्यामू सो रहा है। मोहन कल शहर गया था, अभी तक लौटा नहीं। सूरज का तो पता नहीं। बल्दियो काका का सर झुक गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अकेले ही हिल कंधे पर उठाकर खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते में गांव के पुराने दोस्त रघुनाथ मिल गए। अरे बल्दियो, इस उम्र में अकेले हिल जोतते हो? बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? बेटे हैं रघुनाथ, मगर काम से उतना ही रिश्ता है जितना मछली का दरख्त से। 4 जवान बेटे पालकर भी मैं अकेला हूं। तुमने उन्हें बहुत लौट से पाला बल्दियो, इसी का नतीजा है। अब तो उन्हें सुधारने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना ये जमीन भी बर्बाद हो जाएगी और तुम भी। बल्दियो काका ने कुछ नहीं कहा, बस खेत में उतर गए और अकेले ही हिल चुलाने लगे। धूप तेज होती गई, पसीना बहता रहा, मगर बेटों में से कोई मदद के लिए नहीं आया। वक्त गुजरता गया। खेती अकेले करना बल्दियो काका के बूढ़े जिस्म के बस की बात नहीं रही। फसल अच्छी नहीं हुई और घर के खर्चे बढ़ते गए। मजबूरन बल्दियो काका को गांव के साहूकार रामलाल सेठ से कर्ज लेना पड़ा। रामलाल सेठ की दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां हमेशा हिसाब किताब की खट्टर पट्टर चलती रहती। बल्दियो भाई, 5000 रुपए चाहिए? ले लो, बस सूद जरा ज्यादा लगेगा, महीने का 5 रुपए सैकड़ा। और हाँ, अगर वक्त पर ना चका पाए तो जमीन गिरवी रखनी होगी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बस इस बार फसल अच्छी हो जाए, मैं सब चुका दूंगा। कर्ज लेकर बल्दियो काका घर लौटे। उस रात उन्होंने चारों बेटों को इकट्ठा किया। दिए की मध्यम रोशनी में 4 जवान चेहरे बैठे थे, मगर किसी की आंखों में जिम्मेदारी का कोई जज्बा नहीं था। सुनो, मैंने सेठ से कर्ज लिया है 5000 रुपए सूद पर। अगर हम सब ने मिलकर मेहनत नहीं की, फसल अच्छी नहीं उगाई, तो ये जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। वही जमीन जो तुम्हारे दादा परदादा की निशानी है। बापू, इतनी फिक्र क्यों करते हो? मैं शहर में एक बड़ा काम शुरू करने वाला हूं। जल्दी ही पैसा आएगा, कर्ज खुद ब खुद उतर जाएगा। हाँ बापू, और वैसे भी अभी सोने का वक्त हो गया है, सुबह बात करेंगे।
बलदीव काका का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गए और अकेले में आंसू बहाए। खिड़की से बाहर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे सावतरी की याद दिला रहे हों। सावतरी, तुम होती तो शायद ये बच्चे ऐसे ना होते। अब मैं अकेला क्या करूं? ये जमीन बचाऊं या उनका मुस्तकबिल? कुछ महीने बीते। फसल कमजोर हुई क्योंकि खेत की सही देखभाल किसी ने नहीं की। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन गांव का मुखिया गोविंद पंडित बलदीव काका के घर आया। बलदियो, गांव में बातें हो रही हैं कि सेठ रामलाल तुम्हारी जमीन हड़पने की तैयारी में है। तुम्हारा कर्ज काफी बढ़ चुका है, कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी, मैं अकेला बूढ़ा आदमी हूं। मेरे 4 बेटे हैं, मगर चारों कामचोर। मैं क्या करूं? बेटों को समझाओ बलदियो, उनसे कहो कि यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अगर वो नहीं समझेंगे तो एक दिन पछताएंगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। गोविंद पंडित के जाने के बाद बलदीव काका ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने चारों बेटों को खेत की मीड़ पर बुलाया। बेटा रामो, श्यामो, मोहन, सूरज, देखो इस जमीन को। इस मिट्टी में तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा का पसीना मिला है। मैंने अपनी पूरी जवानी इसी खेत को सींचने में लगाई। अब मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी कमर झुक गई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना ये जमीन हमसे छिन जाएगी। बापू, हमें खेती नहीं आती, हम पढ़े लिखे हैं, हमें कोई और काम करना चाहिए। पढ़े लिखे? कौन सी पढ़ाई की तुमने जो दिन रात गांव में आवारा घूमते हो? एक दिन भी काम नहीं किया और बड़ी बड़ी बातें करते हो। बापू, तुम हमेशा हमें ताना मारते हो, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। बलदीव काका ने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर खेत की तरफ देखते रहे, जहां फसल आधी सूख चुकी थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मगर साथ ही एक तरकीब भी जन्म ले रही थी। कुछ दिनों बाद बलदीव काका बीमार पड़ गए। बुखार तेज था, जिस्म कमजोर हो चुका था। गांव का वैद्य आया, दवाएं दें, मगर कहा कि आराम और अच्छी देखभाल जरूरी है। चारों बेटे बारी बारी से बाप के कमरे में झांकते, मगर असली फिक्र किसी को नहीं थी। एक रात बुखार में तपते हुए बलदीव काका ने बड़बड़ाना शुरू किया। खेत में खजाना है, मेरे बाप ने बताया था। खजाना गरा है खेत में कहीं। इत्तेफाक से उस वक्त मोहन कमरे के बाहर से गुजर रहा था। उसने ये अल्फाज सुन लिए। उसकी आंखें चमक उठी। खजाना? खेत में खजाना गड़ा है? बापू ने तो कभी ये बात नहीं बताई। ये तो बड़े काम की बात है। मोहन दौड़ता हुआ बाकी भाइयों के पास गया और उन्हें ये बात बताई।